नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है, जिसका आज हम लोग दोस्तों चैप्टर नंबर 8 मुगल साम्राज्य स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली इस वीडियोस जितनी भी हैं वो आपको सही टाइम पर आपको मिल सके। ओके दोस्तों, तो चलिए, आर्य कंपटीशन टाइम्स में मध्यकालीन पोर्शन जो हमारा चल रहा था उसमें चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया जाता है आज। मुगल साम्राज्य 1526 से दोस्तों 1707 ईस्वी तक। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मुगल वंश में दोस्तों वंश जो इसका था वो चगताई तुर्क था, जो कि चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर था। ठीक है, मातृभाषा जो थी दोस्तों ये चगताई तुर्की थी, और हालांकि तुर्की भाषा बहुत सारी बुक्स में दिया जाता है कि मुगल वंश का जो भाषा था वो तुर्की था, बट चगताई तुर्की था, याद रखिएगा। और इसका राजभाषा जो था दोस्तों फारसी था, और इसके जो संस्थापक थे बाबर थे। ठीक है, वास्तविक संस्थापक जो था अकबर था, और सर्वाधिक समय तक शासन जो है दोस्तों अकबर और उसके पश्चात जो है औरंगजेब ने किया था। ठीक है, आगे अकबर ने 49 वर्ष 8 माह और 11 दिन तक शासन किया था, और औरंगजेब ने 48 वर्ष 7 माह और 11 दिन तक शासन किया है। ठीक है, सबसे कम समय तक जो शासन किया था दोस्तों, वह पहला शासक था वो रफ़ी उद जात, जो कि 3 माह 7 दिन, और दूसरा रफ़ी उद दौला, जो कि 3 माह 11 दिन तक शासन किया था। ठीक है, आगे हिंदू माँ की जो संतान शासक थे दोस्तों, उसमें जहांगीर और शाहजहां थे। आगे उत्तर मुगल काल में हिंदू माँ की संतान शासक बहादुर शाह प्रथम, अहमद शाह और बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कुछ ब्रैकेट्स में है, उसको पढ़ लेते हैं। मुगल शासक है और शासन काल है दोस्तों, और फिर उसके मूल नाम है। ठीक, बाबर, याद रखिएगा दोस्तों, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसमें से ज़रूर आती है क्वेश्चन, ज़रूर पूछ लिया जाता है कि जैसे अकबर का मूल नाम क्या था, या बाबर का मूल नाम क्या था, औरंगजेब का मूल नाम क्या था। तो ये जो इम्पोर्टेंट शासक हैं मुगल वंश के, तो इसको तो ज़रूरी से याद रखिएगा आप लोग। चलिए पढ़ लेते हैं। बाबर मुगल वंश का संस्थापक, 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक इसने शासन किया, और इसका मूल नाम था ज़हीरुद्दीन। दूसरा है हुमायूं, 1530 से 1540 में, और उसके पश्चात 1555 से 1556 ईस्वी में उसने शासन किया, और इसका जो मूल नाम है दोस्तों वह नसीरुद्दीन था। आगे है अकबर। अकबर दोस्तों 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन किया है, और इसका जलालुद्दीन नाम था। ठीक है, मूल नाम। आगे है जहांगीर, 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक इसने शासन किया, और इसका मूल नाम है सलीम। फिर आता है शाहजहां। शाहजहां शासन काल है दोस्तों 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी, और इसका मूल नाम है सिहाबुद्दीन। फिर आता है दोस्तों हमारा औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहा, और इसका मूल नाम जो था मुहीउद्दीन था। ठीक है, अब दोस्तों हम इन लोगों के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा बाबर, 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ट्रांस आक्शियाना की रियासत फरगना में हुआ। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा फरगना का शासक था, तथा उसकी माँ का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर की नानी एसास ऐशान दौलत बेगम, ठीक है, बाबर की नानी थी ऐशान दौलत बेगम, तथा नाना यूनुस खां थे। बाबर के पिता की असमय मृत्यु के बाद
ईशान दौलत बेगम ने षड्यंत्रकारियों को दबाया। ठीक है। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर यानी तुर्क का पांचवा वंशज था तथा माता की ओर से वह चंगेज खान यानी मंगोल का 14वां वंशज था। ठीक है। अतः बाबर में तुर्कों और मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण था, लेकिन मुगलों को तैमूर का वंशज होने पर इतना गर्व था कि वे खुद को तैमूरिया कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे, बाबर का चाचा अहमद मिर्जा समरकंद और बुखारा का शासक था। समरकंद, बुखारा एवं फरगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। फरगना की राजधानी अंदीजान थी। प्रारंभिक संघर्ष देख लेते हैं दोस्तों बाबर का। हालांकि शुरुआत में बाबर उतना शक्तिशाली नहीं था दोस्तों। शुरुआत में तो भाई वो भाग पर आ रहा था इधर उधर। वो तो भाई बाद में उसकी किस्मत अच्छी थी कि भाई भारत में षड्यंत्रकारी इतने थे कि उसका लाभ उठाकर वो मुगल वंश की स्थापना कर दिया। वरना तो भाई बाबर के तो बस की बात ही नहीं थी। चलिए आगे पढ़ते हैं तो खुद ही समझ में आएगा। 1496 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को जीतने का असफल प्रयास किया। समरकंद तैमूर की राजधानी थी, अतः बाबर अपने पैतृक क्षेत्र को जीतना चाहता था। 1497 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को जीता, लेकिन शीघ्र ही समरकंद व फरगना दोनों बाबर के हाथ से निकल गए। आगे, 1502 ईस्वी में उज्बेक सरदार सैबानी खान से सरायपुल के युद्ध में पराजित होने के बाद बाबर ने समरकंद को जीतने का विचार कुछ समय के लिए छोड़ दिया। इस युद्ध में बाबर की बहन खानजादा बेगम सैबानी खां के हाथ लगी तथा उससे सैबानी खां ने विवाह कर लिया। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल यानी शासक मोहम्मद मुकीम एवं गजनी पर अधिकार कर लिया और काबुल विजय के उपलक्ष्य में 1507 ईस्वी में पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण कर ली। आगे, 1507 ईस्वी में बाबर ने कंधार को जीत लिया, लेकिन शीघ्र ही उसके हाथ से निकल गया। कंधार जो है दोस्तों उसके हाथ से निकल गया। आगे दोस्तों, बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उसने तुर्की मूल के चगताई वंश का शासन स्थापित किया, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। बाबर ने उज्बेकों से तुलुगमा युद्ध पद्धति, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग, अपने सजातीय तुर्कों से गतिशील घोड़ों का सफल संचालन तथा कस्तूनिया के तुर्कों से तोपखाने यानी विस्फोटक शस्त्र का प्रयोग सीखा। आगे, बाबर ने उस्ताद अली कुली नामक एक तुर्क तोपची को तोपखाने का अध्यक्ष बनाया। भारत में मुस्तफ़ा खां नामक तोप विशेषज्ञ की सेवाएं ली। बाबर ने 1511 ईस्वी में समरकंद के साथ बुखारा व खुरासान को जीता, किंतु मई 1512 ईस्वी में कुल ए मलिक के युद्ध में उबेदुल्ला खां से पराजित होने पर समरकंद बाबर के हाथों से पुनः निकल गया। तीसरी बार समरकंद खोने के बाद बाबर ने समरकंद जीतने का विचार अंतिम रूप से छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों बाबर का ये प्रारंभिक जो था दोस्तों ये संघर्ष था, जो कि पूरी तरीके से आप लोग को तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये पूरी तरीके से ये फ्लॉप ही था। ठीक है, हालांकि वो भारत में भी फ्लॉप हो जाता अगर उसी तरह से एकता रहता तो, लेकिन क्या करेंगे, घर का भेदी लंका डाय वाला ही सिस्टम था जिसके कारण इसका पैर जम गया। कोई नहीं, देखते हैं।
बाबर के भारत आक्रमण के कारण। नंबर 1 दोस्तों, भारत से धन प्राप्ति की लालसा, क्योंकि बाबर काबुल की घोर गरीबी का देश माना जाता था। ठीक है, एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। भारत से धन प्राप्ति की लालसा, क्योंकि बाबर काबुल को घोर गरीबी का देश मानता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर सेकंड दोस्तों, उज्बेक हमलों का निरंतर डर बना रहता था बाबर को। नंबर 3, इधर उधर भटकने के दौरान बाबर को सर्वप्रथम दिक्काट गांव में भारत के बारे में जानकारी मिली। कौन से गांव में? दिक्काट गांव में, जहां एक बुढ़िया ने उसे तैमूर के भारत विजय की कहानी सुनाई थी, इंस्पायर की थी। आगे, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। भारत पर आक्रमण के समय बाबर काबुल का शासक था। बाबर के भारत आक्रमण के समय भारत में अनेक स्वतंत्र राज्य थे, किंतु बाबरनामा में बाबर केवल 5 मुस्लिम राज्यों, बंगाल जो कि नुसरत खां का था, दिल्ली इब्राहिम लोदी, मालवा महमूद खिलजी द्वितीय, गुजरात मुजफ्फर खां द्वितीय एवं बहमनी जो है दोस्तों वह कलीमुल्ला शाह का था, तथा दो दो हिंदू राज्यों मेवाड़ के राणा सांगा व विजयनगर के कृष्णदेवराय का भी उल्लेख करता है। हालांकि दोस्तों बाबर का जो है स्थापत्य जमा था इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करके, और कृष्णदेवराय को तो वो एक शक्तिशाली शासक मानता था। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बाहर बताइए, 1-1:30 बजे रात को भी इतना नॉइस है, बताइए कैसे कोई वीडियो बनाएगा। कोई नहीं, चलिए कोशिश करते हैं। बाबर ने हिंदू राजा कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। प्रारंभिक आक्रमण, बाबर ने 1519 ईस्वी से 1524 ईस्वी तक 4 बार भारत पर आक्रमण किया। फरिश्ता के अनुसार 1519 ईस्वी में पहला आक्रमण बाजौर पर किया तथा बाजौर आक्रमण के समय ही भेरा के किले को जीतने के लिए भारत में सर्वप्रथम तोपखाने बारूद का प्रयोग किया गया है। आगे है, अबुल फजल ने बाबर का प्रथम आक्रमण जो है 1505 ईस्वी में बताया है। दूसरा आक्रमण जो है दोस्तों वह 1519 से 20 ईस्वी में पेशावर, तीसरा आक्रमण जो है वह 1520 ईस्वी में सियालकोट पर किया गया। चौथा आक्रमण में 1524 ईस्वी में बाबर ने लाहौर व दीपालपुर को जीत लिया था। बाजौर एवं भैरा यूसुफ जाति के अधीन थे। बाजौर एवं भेरा को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, अब भारत में दोस्तों बाबर का सबसे प्रमुख लड़ाई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका एक दोस्तों ट्रिक है, पान खा घर चल। ठीक है, चलिए इसको मैं आगे बता दूंगा आपका। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध दोस्तों, पानीपत विजय 1526 ईस्वी का आक्रमण बाबर का 5वां आक्रमण था। लाहौर पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी व इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। इब्राहिम लोदी ने दौलत खां के पुत्र दिलावर खां से क्रूर बर्ताव किया था। बाबर ने दिलावर खां को खान खाना की उपाधि दी थी। बाबरनामा में बाबर राणा सांगा द्वारा भारत आक्रमण के निमंत्रण का उल्लेख करता है। बाबरनामा के अलावा किसी अन्य स्रोत से इसकी पुष्टि नहीं होती है। आगे दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। बाबर की विजय का कारण उसका तोपखाना व कुशल सेनापतित्व था। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध पद्धति तथा तोप सजाने की उस्मानी रूमी विधि का प्रयोग किया था।
तुलुगमा विधि था। ठीक है, तुलुगमा युद्ध पद्धति। अगर भाई दोस्तों थोड़ा सा गलत वगैरह होगा तो उसके लिए क्षमा करिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तुलुगमा पद्धति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। इस युद्ध पद्धति में तुलुगमा सेना का वह भाग था जो सेना के दाहिने एवं बाएं भाग के किनारे पर खड़ा रहता था और चक्कर काट कर शत्रु पर पीछे से हमला करता था, यानी पीठ पे वार करता था। आगे, दो गाड़ियों के बीच जगह छोड़कर उसमें तोपों को रख कर चलाने को उस्मानी विधि कहा जाता था। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग उस्मानियों ने ईरान के सफवी शासक शाह इस्माइल के खिलाफ 1514 ईस्वी में चाल्दीरान युद्ध में किया था। ठीक है, किस युद्ध में दोस्तों? चाल्दीरान युद्ध में। आगे, अतः इसे उस्मानी विधि कहा जाता है। पानीपत के युद्ध ने भारत के भाग्य का नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का निर्णय ले लिया था। ठीक है, पानीपत का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, फर्स्ट वॉर, उसमें लोदियों का तो भाई शक्ति ही पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, उनका भाग्य ही बदल गया। राजा से रंग बोल सकते हैं आप। आगे, पानीपत के युद्ध में ग्वालियर का शासक विक्रमजीत भी इब्राहिम लोदी के पक्ष में युद्ध करता हुआ मारा गया। आगे, पानीपत की जीत के बाद बाबर के मुंह से निकला, काबुल की गरीबी अब नहीं, और उसने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का शाहरुखी सिक्का दान में दिया। इस उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, इस सबको नोट कर लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी में, अगर नोट्स बना रहा है जो भी। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी समय आगरा में हुमायूं ने विक्रमजीत से प्राप्त कोहिनूर हीरा बाबर को दिया, जिसे बाबर ने वापस हुमायूं को दे दिया था। आगे दोस्तों, रसब्रुक विलियम ने कहा है कि पानीपत के युद्ध के साथ ही बाबर के इधर उधर भटकने के दिन बीत गए, मतलब अच्छे दिन आ गए। आगे, पानीपत विजय के बाद बाबर औलिया एवं बख्तियार काकी की दरगाह पर जियारत करने गया और तुगलकाबाद में अपना शिविर स्थापित किया तथा दिल्ली में अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। आगे दोस्तों, पान खा। ठीक है, पानीपत हो गया, अब खा मतलब खानवा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर ने आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा यानी भरतपुर के पास रूपवास में यानी खानवा नामक स्थान पर राणा सांगा को पराजित किया। खानवा के युद्ध का मुख्य कारण पानीपत विजय के बाद बाबर का भारत में रहने का निश्चय था। आगे है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार खानवा में सांगा व बाबर की सेना का अनुपात जो था वह 2:1 था। खानवा युद्ध से पहले काबुल के ज्योतिष मोहम्मद शरीफ ने बाबर के हारने की भविष्यवाणी की थी। बाबर ने खानवा के युद्ध से पहले सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। किसका दोस्तों? जिहाद का नारा। मुसलमानों पर लगने वाले तमगा यानी महसूल नामक स्टाम्प कर यानी आयात शुल्क या चुंगी को समाप्त किया तथा सैनिकों के सामने कभी शराब न पीने का वादा किया एवं शराब के सभी बर्तन सैनिकों के सामने तोड़ दिए। खानवा युद्ध मतलब दोस्तों ऐसा लीडर था, मोटिवेट कर रहा था, अपने सैनिकों को मोटिवेट कर रहा था कि भाई दम संभल जाओ, ये सब चीज़ नहीं करना है, कसम खाते हैं कि किसी को नहीं छोड़ना है। ठीक है, वो एक मोटिवेट कर रहा था, मोटिवेशन दे रहा था कि किसी के भविष्यवाणी वगैरह पे ध्यान ना दो, हम लोग को जीतना है, जीतना है। ठीक है, आगे खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर झाला अज्जा के छत्र धारण किया। ठीक है, खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर झाला अज्जा के छत्र धारण किया था। आगे देखते हैं, थोड़ा सा छोटा।
आगे दोस्तों, खानवा युद्ध में मलिक कासिम एवं मुनीम अतका ने तुगलमा क्या है तुलगमा, सॉरी क्षमा करिएगा दोस्तों, ध्यान भटक गया था। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। खानवा युद्ध में मलिक कासिम एवं मुनीम अतका ने तुलगमा पद्धति का नेतृत्व किया। युद्ध के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। हालांकि दोस्तों वीडियो में थोड़ा बहुत गलती हो रहा है, तो प्लीज़ उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को एडिट हम नहीं करेंगे। क्योंकि एडिट करने पर क्या होता है कि वीडियो की जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो उसकी ग्राफिक होती है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। ठीक है, जो वीडियो आपका 200-300 MB का आएगा, वो वीडियो आगे चल के 700-800 MB का बन जाता है, जिसके कारण वीडियो को एडिट करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, वो जैसा है नेचुरल उसी तरह ही डालते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे। कहाँ थे? युद्ध के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। ठीक, चलिए आगे। खानवा युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण जो है वो तुलुगमा पद्धति एवं तोपखाना और सांगा के सेनापति सलहदी तनवर का विश्वासघात करना था। ठीक है, खानवा युद्ध में राणा सांगा को हसन खां मेवाती, महमूद लोदी यानी इब्राहिम लोदी का जो भाई था, आलम खां लोदी तथा मेदिनी राय ने सहयोग दिया था। युद्ध में हसन खां मेवाती लड़ते हुए मारे गए थे। ठीक है, आगे। खानवा विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। महमूद लोदी ने राणा सांगा को दिल्ली के शासक के रूप में मान्यता भी दे दी। आगे दोस्तों, चंदेरी युद्ध मतलब पान खा चल घर। ठीक है, चंदेरी युद्ध, इसके बाद घाघरा का युद्ध आएगा। चलिए चंदेरी युद्ध दोस्तों देख लेते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट है ये भी। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने चंदेरी के युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय को पराजित किया। चंदेरी की जीत के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी। चंदेरी युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का ही नारा दिया था। इस युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। मेदिनी राय का मालवा की राजनीति में इतना अधिक हस्तक्षेप था कि उसे मालवा के राजाओं का निर्माता कहा जाता था। चंदेरी युद्ध में बाबर की तरफ से शेर शाह सूरी ने भी भाग लिया था। ठीक है, जो आगे चल के मुगल वंश का कुछ समय के लिए तो काल ही बन गया था दोस्तों। आगे है दोस्तों घाघरा का युद्ध। ठीक है ना, पान खा चल घर, वही है ट्रिक। आगे, बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा के युद्ध में बंगाल व बिहार की लोहानी अफगान सेना को पराजित किया। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी का कर रहा था। ठीक है, कौन कर रहा था दोस्तों? महमूद लोदी कर रहा था। महमूद लोदी खानवा से भाग कर बिहार का शासक बन गया था। घाघरा के युद्ध के बाद बिहार बाबर के नियंत्रण में आ गया। घाघरा का युद्ध मध्यकाल का प्रथम युद्ध था जो जल एवं थल पर लड़ा गया था। आगे है, महमूद लोदी के साथ नुसरत शाह एवं शेर शाह सूरी थे। बंगाल के शासक नुसरत शाह व बाबर के बीच संधि हो गई। बाबर की मृत्यु देख लेते हैं हम लोग। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उसे पहले आगरा के नूरे अफगान यानी आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में स्थायी रूप से स्वयं द्वारा चुने गए स्थान पर बाबर की पत्नी बीबी मुबारक यूसुफ जई ने दफनाया। गुलबदन बेगम के अनुसार इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दे दिया। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। इसने हुमायूं नामा नामक पुस्तक भी लिखी थी। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। एक सेकंड, रोटेट हो जाता है। आगे है बाबर नामा एवं बाबर की साहित्यिक रचनाएं देख लेते हैं। ठीक,
चलिए, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी यानी बाबरनामा में तत्कालीन भारत का वर्णन किया है। तुजुक-ए बाबरी का 4 बार फारसी में अनुवाद किया गया। प्रथम 2 अनुवाद जो है हुमायूं के समय पायंदा खां और जैन खां ने किए। वह तीसरी अनुवाद जो है दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना ने अकबर के समय किया था। खान खाना ने अकबर के समय बाबरनामा का फारसी में अनुवाद प्रस्तुत कर प्रशंसा प्राप्त की थी। ठीक है, आगे मुगल काल में तुजुक-ए बाबरी का चौथा फारसी अनुवाद शाहजहां के काल में मीर अबू तलिब मुरबाती ने किया है। अंग्रेजी में इसके 3 अनुवाद हुए हैं। पहला दोस्तों जॉन लिडन और विलियम एरकिंस स्किन बोल सकते हैं, एरस्किन। ठीक है, ये 2 लोग हैं ने फारसी से अंग्रेजी में, मतलब जो फारसी में वो पुस्तकें थी उनको कन्वर्ट किया गया इंग्लिश में। ठीक है, 1826 में अनुवाद किया है। एक बार और इसे पढ़ लेते हैं। जॉन लीडन और विलियम एरस्किन ने फारसी से अंग्रेजी में 1826 ईस्वी में अनुवाद किया। दूसरा पॉइंट दोस्तों किंग है, लुकास वाइट किंग बोलते हैं, ने भी फारसी से अंग्रेजी में ही अनुवाद किया है। हालांकि ये चीज़ अनुवाद किया है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम जानना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट दोस्तों श्रीमती ए.एम. बेवरिज ने, क्षमा करिएगा दोस्तों, श्रीमती ए.एस. बेवरिज, ठीक है, एनेथी सुसाना बेवरिज ने 1905 ईस्वी में मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद किया है जो अधिक प्रामाणिक माना जाता है। एल्फिंस्टन के अनुसार तुजुक-ए बाबरी एशिया में पाए जाने वाले वास्तविक इतिहास का एकमात्र ग्रंथ है। बाबर ने बाबरनामा में हिंदुस्तान के 3 अभिशापों का उल्लेख किया है। ये हैं गर्मी, धूल और लू। ठीक है, ये 3 अभिशाप हैं भारत में। आगे बाबर ने भारत में 3 प्रकार की जलवायु बताई है और फलों में आम तथा पशुओं में हाथी को सर्वोत्तम बताया है। बाबरनामा में 5 तरह के तोते बताए गए हैं। केले की खेती का वर्णन है तथा गेंडे को घोड़े से मिलता जुलता पशु बताया गया है। लेन पूल के अनुसार बाबर का वर्णन एक सिपाही की सैनिक यात्राओं का वर्णन मात्र नहीं है, बल्कि यह अत्यधिक सुसंस्कृत व्यक्ति के विचारों का प्रतिबिंब है। आगे दोस्तों प्रतिबिंब है, आगे वही चीज़ है, इंग्लिश में ही लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हिंदी को ही पहले प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, आगे है बाबर ने हेरात को बुद्धिजीवियों का शहर बताया। बाबर ने भारत में गंजिफा यानी ताश का खेल एवं इश्कबाजी यानी कबूतरों का खेल शुरू किया। ठीक है, क्या नाम दिया गया भाई, इश्कबाजी खेल यानी कबूतरों का खेल। आगे बाबर लिखता है कि हिंदुस्तानी सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। बाबर ने तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन भी किया है। बाबर फारसी में मुबाय्यान नामक विशेष पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है। मुबाय्यान मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर ने फारसी में भी कविताएं लिखी। बाबर नक्शबंदी सिलसिले के ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था। ठीक, आगे है बाबर ने ख्वाजा उबैदुल्ला द्वारा लिखी गई पुस्तक रिसाला ए वालिदिया को तुर्की पद में लिखा। बाबर ने एक नवीन शैली में रिसाल ए उसज की रचना की, जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है। विविध तथ्य देख लेते हैं दोस्तों।
बाबर ने सड़क नापने के लिए गज-ए-बाबरी का प्रयोग किया। बाबर ने हुमायूं को यह सलाह दी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है तथा किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। बाबर को बाग लगवाने का बड़ा शौक था। उसने ज्यामिति विधि से बाग लगवाए। आगरा में नूरे अफगान बाग, जिसे अब आराम बाग कहा जाता है, बाबर ने ही लगवाया था। आगे, बाबर ने एक बार तैर कर गंगा नदी को पार किया था। बाबर ने वजहदारी की एक नई प्रथा शुरू की। वजह उस जागीर को कहा जाता था जो मुगल सरदारों को वेतन के बदले दी जाती थी। बाबर से पहले दिल्ली के शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। बाबर ने सुल्तान के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने खलीफा का आधिपत्य भी स्वीकार नहीं किया है। बाबर के भारत आगमन के बाद कुषाण साम्राज्य के बाद पहली बार काबुल व कंधार उत्तरी भारत में शामिल हुए। आगे, बाबर का साम्राज्य काबुल से लेकर बिहार तथा दक्षिण में ग्वालियर तक था। पानीपत की लड़ाई से पहले हुमायूं ने हिसार फिरोजा के निकट अफगान सेना को हराया। यह हुमायूं का पहला युद्ध था। प्रसन्न होकर बाबर ने हिसार फिरोजा का जिला हुमायूं के नाम कर दिया। आगे, डॉक्टर एस.आर. शर्मा ने बाबर की तुलना इंग्लैंड के ट्यूडर वंश के शासक, कौन वंश के शासक दोस्तों? ट्यूडर वंश के शासक हेनरी सप्तम से की है। आगे देखते हैं। बाबर को मुगल वंश की स्थापना के कारण इतिहास के प्रसिद्ध विजेताओं के बीच उच्च स्थान पर रखा जाता है। लेन पूल के अनुसार बाबर भाग्यशाली सैनिक था, ना कि साम्राज्य निर्माता। इसके पश्चात दोस्तों आता है बाबर के पुत्र हुमायूं। हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक 2 बार शासन किया था दोस्तों। इनके बारे में एक और चीज़ रुचि है दोस्तों कि कहा जाता है कि भाई इसने अपना जन्म लिया लुलुकतुल, क्या है कहावत था इसके प्रति कि दोस्तों ये ज़िंदगी भर भागता रहा और जब लास्ट में भी मरा तो भागता ही भागता मर गया। भाई ये ट्रिक कहा जाता है। चलिए पढ़ेंगे तो आगे खुद ही समझ में आएगा। बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं को जो जन्म है बाबर की तीसरी पत्नी माहम बेगम से 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ। हुमायूं के छोटे भाई कामरान और अस्करी गुलरुख बेगम से तथा सबसे छोटा भाई हिंदाल एवं बहन गुलबदन बेगम दिलदार बेगम से उत्पन्न बाबर की संतान थे। हिंदाल का वास्तविक नाम अबुल नासिर मोहम्मद था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है खलीफा षड्यंत्र, देख लेते हैं मित्रों। खलीफाओं का षड्यंत्र क्या हुआ हुमायूं के समय में। प्रारंभ में बाबर के मंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा ने हुमायूं के स्थान पर बाबर के बहनोई महदी ख्वाजा यानी सैबानी खां की मृत्यु के बाद खानजादा बेगम का तीसरा पति को गद्दी पर बैठाना चाहा। यह मीर खलीफा षड्यंत्र था, किंतु बाद में मीर खलीफा ने हुमायूं को ही बादशाह बनाया। खलीफा षड्यंत्र का उल्लेख निजामुद्दीन अहमद ने तबकात-ए अकबरी में किया है। याद रखिएगा। आगे, हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हिंदुस्तान के सिंहासन पर विराजमान हो गया। हुमायूं द्वारा साम्राज्य विभाजन देख लेते हैं। हुमायूं ने बाबर के आदेशानुसार अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। ऐसा करने वाला यह एकमात्र मुगल शासक था। साम्राज्य विभाजन ही हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण था। दूसरा कारण उसका कमजोर चरित्र था। ठीक है, आगे। कामरान को काबुल एवं कांधार
अस्करी को संभल तथा हिंदाल को मेवात की जागीर मिली। हिंदाल ने आगरा में शेख बहलोल को मार कर सम्राट की पदवी धारण कर ली। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा की जागीर प्रदान किया। आगे हुमायूं के 3 प्रबल प्रतिद्वंदी उसके निकट संबंधी थे जो मिर्जा कहलाते थे। ये थे दोस्तों, पहला मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, दूसरा मिर्ज़ा मोहम्मद सुल्तान, तीसरा मेहंदी ख्वाजा। ठीक है, अफगानों की शक्ति अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। अफगानों का नेता शेर खां यानी शेर शाह सूरी था, जो हुमायूं का सबसे बड़ा विरोधी था। ठीक है, आगे दोस्तों हुमायूं के प्रमुख अभियान देख लेते हैं। हुमायूं के प्रमुख अभियान। नंबर 1, हुमायूं ने सर्वप्रथम 1531 ईस्वी में कालेंजर के चंदेल शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित किया तथा हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। नंबर 2, हुमायूं ने अगस्त 1532 ईस्वी में गोमती नदी के किनारे दोहरिया के युद्ध में अफगानों को हराया। अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। इस युद्ध में शेर खां महमूद लोदी के साथ था। दोहरिया उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में है। आगे आगे दोहरिया में हुमायूं ने शेर खां को भी पराजित कर अधीनता स्वीकार कराई और शेर खां के पुत्र कुतुब खां को जमानत के रूप में अपने पास रखा। नंबर 3 पॉइंट, 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला जो शेर खां के अधीन था। चुनार का दुर्ग पूर्व भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, लेकिन अंत में 4 महीने के बाद बिना जीते ही घेरा उठा लिया। ठीक है, 4 महीने तक रहा फिर उठा लिया। नंबर 4, 1532 ईस्वी में रायसीन को जीता तथा 1533 ईस्वी में मेवाड़ को संधि के लिए विवश कर दिया। आगे 5वां पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अब। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट दोस्तों, गुजरात के शासक बहादुर शाह को अप्रैल 1535 ईस्वी में मंदसौर के युद्ध में पराजित किया। वह मांडू तथा चंपानेर को जीता। हुमायूं गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। इस समय बहादुर शाह का तोपची रूमी खां हुमायूं की सेवा में आ गया था। ठीक है, आ गया। आगे हुमायूं ने अस्करी को गुजरात व मालवा का गवर्नर नियुक्त किया, किंतु बहादुर शाह ने कुछ समय बाद पुनः मुगलों को निकाल दिया। ठीक है, आगे अगस्त 1535 ईस्वी में हुमायूं और इकतार खां यानी बहादुर शाह का अधिकारी के बीच चंपानेर का युद्ध हुआ। हुमायूं विजय हुआ तथा किले से गुजरात के सुल्तानों का खजाना प्राप्त हुआ उसे। ठीक है, आगे जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1534 ईस्वी से 35 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर घेरा डाला तो चित्तौड़ की रानी कर्णवती यानी करमेती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता की प्रार्थना की, किंतु हुमायूं ने कोई सहायता नहीं की, क्योंकि बहादुर शाह ने हुमायूं से प्रार्थना की कि वह इस समय आक्रमण ना करे ताकि वह काफिरों का वध कर सके। इसलिए हुमायूं सारंगपुर में आकर रुक गया। ठीक है, नंबर 6 पॉइंट दोस्तों देखेंगे हम लोग। 1534 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल को पुनः जीत लिया। तब शेर खां की शक्ति को दबाने के लिए हुमायूं ने रूमी खां के साथ 1538 ईस्वी में चुनार का दूसरा घेरा डाला व किले को जीता।
इस दौरान शेर खां ने गौड़ गौड़ को जीत कर अपने परिवार एवं खजाने को रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित रख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, बंगाल के सुल्तान महमूद शाह ने हुमायूं से शेर खां के विरुद्ध सहायता मांगी। हुमायूं ने 1538 ईस्वी में बंगाल को जीता व राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया एवं गौड़ का नाम जो है जनताबाद रखा, किंतु शेर शाह गौड़ से रोहतासगढ़ चला गया। हुमायूं 8 माह तक गौड़ में ऐशो आराम करने लगा, मतलब मौज मस्ती खूब करने लगा। इसी बीच शेर खां ने बनारस, कड़ा, बहराइच, कन्नौज व संभल पर अधिकार कर लिया तथा जौनपुर एवं चुनारगढ़ को घेर कर आगरा से हुमायूं का संबंध विच्छेद कर दिया। आगे, हिंदाल ने शेख बहलोल को मारकर आगरा में स्वयं को बादशाह घोषित किया। नंबर 7वां पॉइंट, बंगाल में से लौटते समय बक्सर के निकट चौसा यानी गंगा एवं कर्मनाशा नदी के बीच नामक स्थान पर 29 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं शेख खां से पराजित हुआ। चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय का कारण उसकी अव्यवस्थित सेना एवं भाइयों का सहयोग ना मिलना था। भाइयों का असहयोग था। ठीक है, आगे, हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर निजाम नामक भिस्ती की सहायता से जान बचाई। इस उपहार के बदले हुमायूं ने इस भिस्ती को दिल्ली का एक दिन का बादशाह बनाया। तब भिस्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए। निजाम भिस्ती की मज़ार भी ख्वाजा की दरगाह के पास अजमेर में है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों हमारा, इस विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया व सिक्के ढलवाए। नंबर 8, 17 मई 1540 ईस्वी को गंगा नदी के तट पर कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं शेर शाह से निर्णायक रूप से पराजित हुआ। आगे, कन्नौज के युद्ध में कामरान हुमायूं का सहयोग करने आया था, किंतु नेतृत्व के प्रश्न पर मतभेद होने के कारण बिना युद्ध लड़े चला गया। इस युद्ध में तारीख़ रसीदी के लेखक मिर्ज़ा हैदर दौगलत, ठीक है, ध्यान भटक रहा है, मिर्ज़ा हैदर दौगलत ने भी भाग लिया व लिखा, एक भी तीर गोली नहीं चली व मुगल सेना युद्ध मैदान से भाग खड़ी हुई। मिर्ज़ा हैदर दौगलत बाद में कश्मीर के शासक बने। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, हुमायूं का पलायन काल 1540 से 1555 ईस्वी। फारस जाने से पहले जब हुमायूं दर दर की ठोकरें खा रहा था, तो उस दौरान 1541 ईस्वी में मालदेव ने हुमायूं को शेर शाह के विरुद्ध सहायता देने के लिए निमंत्रण भेजा, किंतु हुमायूं ने सही समय पर संपर्क नहीं किया, क्योंकि हुमायूं के पूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष मुल्ला सुर्ख ने हुमायूं को मारवाड़ आने के लिए मना किया था। ठीक है, मना कर दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों। बाद में 1542 ईस्वी में हुमायूं मालदेव के पास सहायता के लिए जोगी तीर्थ नामक स्थान पर आया था और अपना दूत मालदेव के पास भेजा, लेकिन मालदेव ने सहायता के लिए मना कर दिया। इस निर्वासन काल के दौरान 29
अगस्त 1541 ईस्वी को हुमायूं ने हमीदा बेगम से निकाह किया, जो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारस के सिया मीर बाबा दोस्त मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। हमीदा बेगम को मरियम मकानी के नाम से भी जाना जाता है। इसी विवाह से अकबर का जन्म अमरकोट के परमार वंश के राणा वीरसाल के किले में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखिएगा। अकबर का जन्म जो है दोस्तों वह अमरकोट के परमार वंश के राणा वीरसाल के किले में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ है। ठीक, आगे फारस जाते समय अकबर अस्करी के हाथ लग गया। हुमायूं का पहला विवाह जो है 1527 ईस्वी में बेगम हाजी बेगम से हुआ था। ठीक है, आगे कन्नौज युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता फिर अफगानों के हाथ में आ गया तथा हुमायूं को भारत छोड़कर 1544 ईस्वी में फारस यानी ईरान के शाह तहमाशप प्रथम के यहाँ शरण लेनी पड़ी। आगे शाह ने इस शर्त पर शरण दी कि हुमायूं शिया मत को स्वीकार करेगा, वह फैलाएगा, ठीक है, उसको प्रसारित करेगा तथा कंधार को जीतने के बाद ईरान को दे देगा। तहमास्प के दरबार में ही हुमायूं को बैरम खां नामक शिया मुसलमान की सेवा प्राप्त हुई। आगे फारस, यही वफादार होता है, बहुत ही वफादार होता है बैरम खां। ठीक है, आगे फारस की 14,000 सैनिकों की सहायता से हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को पराजित कर 1545 ईस्वी में कंधार पर आक्रमण मतलब अधिकार कर लिया। 1547 ईस्वी में कामरान ने 5 वर्ष के अकबर को काबुल के किले की दीवार पर लटका दिया ताकि हुमायूं किले पर तोप न चलाए। हुमायूं ने कामरान को बंदी बनाकर अंधा कर दिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, काबुल जीतते वक्त हुमायूं की तरफ से युद्ध करते हुए हिंदाल मारा गया। कामरान के पुत्र अब्दुल माली को हुमायूं ने अपने संरक्षण में ले लिया। हुमायूं अब्दुल माली को फरजंद पुत्र यानी फरजंद मतलब पुत्र, याद रखिएगा, पुत्र कहता था। हुमायूं की भारत वापसी देख लेते हैं कैसी थी। आइए, शेर शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं भारत विजय के उद्देश्य से 1554 ईस्वी में पेशावर आया व फरवरी 1555 ईस्वी में लाहौर को भी जीत लिया। 15 मई 1555 ईस्वी को पंजाब के शासक सिकंदर सूर के सेनापति तातार खां को मच्छीवाड़ा के युद्ध यानी लुधियाना पंजाब में पराजित कर मुगलों ने संपूर्ण पंजाब को ही जीत लिया। आगे है 22 जून 1555 ईस्वी को सूर शासक सिकंदर शाह को मुगल सेना ने बैराम खां के नेतृत्व में सरहिंद यानी पंजाब नामक स्थान पर पराजित किया। सरहिंद की विजय ने हुमायूं को फिर से भारत का राज सिंहासन प्रदान कर दिया गया। आगे है 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा, किंतु 24 जनवरी 1556 ईस्वी को वह दीन पनाह नगर के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। कहे ना भाई, लुढ़कता लुढ़कता मर गया। आगे हुमायूं की मृत्यु को 17 दिन तक गुप्त
रखा गया, मतलब उसको छुपा कर रखा गया कि वो मर चुका है। इस दौरान हुमायूं के हमशक्ल मुल्ला बेकसी की को सिंहासन पर बैठाया गया। आगे है, लीन पुल ने कहा है कि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु भी हो गई। देखे आया ना वही लाइन दोस्तों, बस थोड़ा सा शब्दों का खेल है। आगे, हुमायूं की असफलता का कारण, असफलता उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। ठीक है, ये भी लेनपुल का कथन है कि हुमायूं की असफलता उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। अन्य तथ्य देख लेते हैं क्या है। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर बसाया तथा इसमें शेर मंडल नामक पुस्तकालय बनवाया, जिसमें भारी संख्या में पुस्तकें संग्रहित की गई है। हुमायूं को खगोल शास्त्र एवं भूगोल में गहरी रुचि थी। सैन्य अभियान के दौरान भी हुमायूं कुछ पुस्तकें अपने साथ ले जाता था। आगे है, ज्योतिष में विश्वास के कारण हुमायूं सप्ताह के सातों दिन 7 रंग की पोशाक पहनता था। वह रविवार को पीले, शनिवार को काले तथा सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहनता था, कपड़े पहनता था। ठीक है, आगे आगे है दोस्तों, हुमायूं की अपने जीवन में असफलता का प्रमुख कारण उसका कमज़ोर चरित्र था। हुमायूं अफीम का शौकीन था। ठीक है, आगे, अबुल फजल ने हुमायूं की तुलना अरस्तु से की है। खोद खोदमीर ने हुमायूं को सिकंदर ए आजम एवं खुदा का साया कहा है। लोक शिकायतें बादशाह तक पहुंचाने के लिए हुमायूं ने तबद ए अदल यानी न्याय ढोल की शुरुआत की। आगे, हुमायूं ने दिल्ली में हरम की औरतों के लिए मीना बाजार का भी प्रारंभ कराया था। ठीक, तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। हालांकि आगे है दोस्तों हमारा द्वितीय अफगान वंश। ठीक है, इसको दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है वो 52 मिनट का हो गया है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो, क्योंकि सारे लोग वीडियो को पूरी तरीके से नहीं देखते हैं, जिसके कारण वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाया जा रहा है, ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में बोरिंग ना लगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को 2x या तो 1.5x अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके कर लीजिएगा, जैसे कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो में सभी को बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय अफगान वंश। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़ते रहिए दोस्तों, खूब बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।